नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल धमाका जीके पर। दोस्तों आज मैं आपको करवाने जा रही हूं अप्रैल मंथ की प्रतियोगिता दर्पण के नए एडिशन में दिए गए सार संग्रह को। दोस्तों सार संग्रह में दिए गए प्रश्न पिछली परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके होते हैं और इसलिए इन प्रश्नों के आगे आपकी होने वाली परीक्षाओं में भी पूछे जाने की 100% संभावना रहती है। दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखें, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे YouTube चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमारे पास भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से संबंधित प्रश्न। पहला प्रश्न हमें दिया गया है, किस महाजनपद की राजधानी को पुराणों में मालिनी की संज्ञा दी गई है? किस महाजनपद की राजधानी को पुराणों में मालिनी की संज्ञा दी गई है? आंसर है इसका चंपा। चंपा महाजनपद की राजधानी को पुराणों में मालिनी की संज्ञा दी गई है। प्रश्न नंबर 2 है, नाचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में उल्लेखित है? नाचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में उल्लेखित है? आंसर है इसका कठोपनिषद। कठोपनिषद। ऋग्वेद में कई ऋचाओं में प्रयुक्त अघन्या शब्द संदर्भित है किसके लिए? तो आंसर है इसका गाय के लिए। ऋग्वेद में कई ऋचाओं में प्रयुक्त अघन्या यानी कि ना मारे जाने योग्य जो शब्द है वो संदर्भित है गाय के लिए। गाय के लिए। 14वीं सदी ईसी पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है कहां से? आंसर है इसका बोगज कोई से। बोगज कोई से। सत्यकाम जबाल की कथा जो अनब्याही मां होने के लांछन को चुनौती देती है उल्लेखित है। आंसर है इसका छांदोग्य उपनिषद से। छांदोग्य उपनिषद से। छठा प्रश्न है दोस्तों, अकबर के दरबार में हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने किसका संस्कृति से फारसी में अनुवाद किया? अकबर के दरबार में हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने किसका संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया? आंसर है इसका अर्थववेद का। ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम किसके समकालीन थी? ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम किसके समकालीन थी? आंसर है इसका एलिजाबेथ प्रथम 1558 से 1603 तक इंग्लैंड की रानी थी। ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम किसके समकालीन थी? आंसर है इसका एलिजाबेथ प्रथम 1558 से 1603 ईस्वी तक जो कि इंग्लैंड की रानी थी। इस शासक ने अपने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति की मोहर लगाई थी और उसका नाम नागरी अक्षरों में अंकित किया था। इस शासक ने अपने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति की मोहर लगाई थी और उसका नाम नागरी अक्षरों में अंकित किया था। आंसर है इसका मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी। फिरोज शाह तुगलक द्वारा अपने सहधर्मवादियों की सहानुभूति और सहयोग जीतने के लिए लिखा गया एक राजनीतिक पत्र है। आंसर है इसका फुतूहत ए फिरोजे शाही। फुतूहत ए फिरोजे शाही। फिरोज शाह तुगलक द्वारा अपने सहधर्मवादियों की सहानुभूति और सहयोग जीतने के लिए लिखा गया एक राजनीतिक पत्र जिसका नाम है फुतूहत ए फिरोजे शाही, ये लिखा गया था। 10वां प्रश्न है, किस ऋषि के बारे में यह कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया और उन्हें आर्य बनाया गया? आंसर है इसका अगस्त्य। दोस्तों आगे हमारे पास राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रश्न 11वां प्रश्न है, भारतीय रियासतें शेष भारत से अलग होकर नहीं रह सकती। रियासतों के भविष्य का निर्धारण करने का अधिकार जिस जनता को है वह जनता निश्चय ही उन रियासतों की होगी। यह कथन किसका है? आंसर है इसका जवाहरलाल नेहरू का। जवाहरलाल नेहरू का। भारतीय रियासतें शेष भारत से अलग होकर नहीं रह सकती। रियासतों के भविष्य का निर्धारण करने का अधिकार जिस जनता को है वह जनता निश्चय ही उन रियासतों की होगी। यह कथन पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। 12वां प्रश्न है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब और कहां हुई थी तथा इसके प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? आंसर है इसका 1920 बंबई में लाला लाजपत राय ने। 1920 में बंबई में लाला लाजपत राय ने। 13वां प्रश्न है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध दादा भाई नौरोजी ने कितनी बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की?
ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध दादा भाई नौरोजी ने कितनी बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो आंसर है इसका 3 बार। आंसर है इसका 3 बार। वर्ष 1886, 1893 और 1906। 1886, 1893 और 1906 3 बार दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। 14वां प्रश्न है, गिल्मसेज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? गिल्मसेज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री नामक पुस्तक के रचयिता जो है वो कौन है? तो आंसर है इसका पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। 15वां प्रश्न है, 20 फरवरी 1947 को किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने की घोषणा की थी? आंसर है इसका एटली ने। 16वां प्रश्न है, भारत विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आंसर है इसका आचार्य जे.बी. कृपलानी। आचार्य जे.बी. कृपलानी। किस वायसराय के शासनकाल में इंडियन पीनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए? लॉर्ड कैनिंग के शासन काल में। किस वायसराय के शासनकाल में इंडियन पीनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए? आंसर है इसका लॉर्ड कैनिंग के शासन काल में। 18वां प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? आंसर है इसका 10 लाख। आंसर है इसका 10 लाख। 19वां प्रश्न है, भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इंग्लैंड में क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में किस राजनीतिक दल की सरकार सत्तारूढ़ थी? भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इंग्लैंड में क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में किस राजनीतिक दल की सरकार सत्तारूढ़ थी? आंसर है इसका लेबर पार्टी की। आंसर है इसका लेबर पार्टी की। आप जरूर याद रखें। 20वां प्रश्न है, हालात की मजबूरी थी और यह महसूस किया गया कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं उसके द्वारा गतिरोध को दूर नहीं किया जा सकता, अतः हमको देश का विभाजन स्वीकार करना पड़ा। यह जो कथन है ये किसका है? आंसर इसका पंडित जवाहरलाल नेहरू का। पंडित जवाहरलाल नेहरू का। हालात की मजबूरी थी और यह महसूस किया गया कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं उसके द्वारा गतिरोध को दूर नहीं किया जा सकता, अतः हमको देश का विभाजन स्वीकार करना पड़ा। यह जो कथन है पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। दोस्तों आगे हमारे पास भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से संबंधित प्रश्न। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से संबंधित प्रश्न। 21वां प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थी? संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थी? आंसर है इसका 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। 22वां प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? आंसर इसका अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17। वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? आंसर है इसका भारत के राष्ट्रपति की। 24वां प्रश्न है, मूल संविधान में यह उपबंध था कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संयुक्त अधिवेशन में शामिल समवेत संसद के दोनों सदनों द्वारा होगा। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इस संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया को समाप्त किया गया? तो आंसर है इसका 11वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961 द्वारा। 11वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961 के द्वारा। 25वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है? आंसर है इसका विधानसभा एवं राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद, जहां इसका अस्तित्व है। 26वां प्रश्न है, वर्ष 1970 में राष्ट्रपति ने किसकी अध्यक्षता में राज्यपाल का राज्य मंत्रिमंडल के साथ संबंध निश्चित करने के लिए एक समिति का गठन किया था? आंसर है इसका भगवान सहाय। भगवान सहाय। वर्ष 1970 में राष्ट्रपति ने किसकी अध्यक्षता में राज्यपाल का राज्य मंत्रिमंडल के साथ संबंध निश्चित करने के लिए एक समिति का गठन किया था? तो आंसर है इसका भगवान सहाय की अध्यक्षता में। भगवान सहाय की अध्यक्षता में। आगे हमारे पास दोस्तों 27वां प्रश्न, राज्यसभा सामान्य विधेयक को अधिकतम कितनी अवधि के लिए रोक सकती है? तो आंसर है इसका 6 महीने तक। राज्यसभा सामान्य विधेयक को अधिकतम 6 महीने की अवधि तक रोक सकती है। वर्तमान में किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा स्थान है? आंसर है इसका महाराष्ट्र का। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष यानी कि प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है?
अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है? आंसर इसका राष्ट्रपति। 30वां प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंधों का प्रावधान किया गया है? आंसर इसका अनुच्छेद 371 का। 371 का। तो ये नागालैंड के राज्य के बारे में है। आगे दोस्तों हमारे पास भारत एवं विश्व का भूगोल। भारत एवं विश्व का भूगोल 31वां प्रश्न है दोस्तों, सौर विकिरण का जो भाग बिना गर्मी दिए पृथ्वी से परावर्तित हो जाता है कहलाता है? आंसर है इसका एल्बिडो। एल्बिडो। सौर विकिरण का जो भाग बिना गर्मी दिए पृथ्वी से परावर्तित हो जाता है वो एल्बिडो कहलाता है। किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है? आंसर है इसका केपलर ने। 33वां प्रश्न है, सौरमंडल के बाहर सीरियस नामक चमकीले तारे को डैश भी कहा जाता है? तो आंसर है इसका डॉग स्टार। सौरमंडल के बाहर सीरियस नामक चमकीले तारे को डॉग स्टार भी कहते हैं। डॉग स्टार भी कहते हैं। 34वां प्रश्न है, सौरमंडल के 4 सबसे विशाल ग्रह अवरोही क्रम में हैं, यानी कि सबसे बड़े से छोटे की ओर। आंसर है इसका बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। 35वां प्रश्न है, एक खगोलीय मात्रक जिसके बीच की औसत दूरी है पृथ्वी और सूर्य। एक खगोलीय मात्रक किसके बीच की औसत दूरी है? आंसर इसका पृथ्वी और सूर्य की। 36वां प्रश्न है, सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे नजदीकी तारा कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। प्रॉक्सिमा सेंचुरी। 37वां प्रश्न है, एक स्थिर तारे के संदर्भ में पृथ्वी द्वारा अपनी कक्षा में दिए गए बिंदु पर लौटने के लिए लिया गया समय है नक्षत्र वर्ष। नक्षत्र वर्ष। एक स्थिर तारे के संदर्भ में पृथ्वी द्वारा अपनी कक्षा में दिए गए बिंदु पर लौटने के लिए लिया गया समय नक्षत्र वर्ष है। 38वां प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? आंसर है इसका 8। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से गुजरती है। 39वां प्रश्न है, बाबा बुंदगिरी पहाड़ियाँ किस फसल के लिए जानी जाती है? बाबा बुंदनगिरी पहाड़ियाँ किस फसल के लिए जानी जाती है? आंसर है इसका कॉफी। बाबा बुंदनगिरी जो पहाड़ियाँ है वो पश्चिमी घाट में कर्नाटक के चिकमंगलूर में स्थित है। ये भी आप जरूर याद रखें। 40वां प्रश्न है, कोड शेयरिंग किस उद्योग में उपयोग किया जाता है? कोड शेयरिंग किस उद्योग में उपयोग किया जाता है? आंसर है इसका हवाई यातायात उद्योग में। हवाई यातायात उद्योग में कोड शेयर समझौता 2 अथवा 2 से अधिक एयरलाइन कंपनियों द्वारा किया जाता है। इसके तहत वे कंपनियां एक ही उड़ान की मार्केटिंग इत्यादि साझा करती है। कोड शेयरिंग किस उद्योग में उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है हवाई यातायात उद्योग। कोड शेयर समझौता है वो 2 या 2 से अधिक एयरलाइन कंपनियों द्वारा किया जाता है। इसके तहत वे कंपनियां एक ही उड़ान की मार्केटिंग इत्यादि साझा करती हैं। तो ये आप जरूर याद रखें। आगे दोस्तों हमारे पास पर्यावरण एवं जैव विविधता से संबंधित प्रश्न। पर्यावरण एवं जैव विविधता से संबंधित प्रश्न। 41वां प्रश्न है, वर्ष 1992 में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? आंसर है इसका रियो डी जनेरियो ब्राजील में। रियो डी जनेरियो ब्राजील में। आप इसे जरूर याद रखें। 42वां प्रश्न है, ग्रीन इंडेक्स किसके द्वारा विकसित किया गया है? आंसर है इसका संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप द्वारा। यूनेप द्वारा, UNEP जिसे हम कहते हैं। ग्रीन इंडेक्स किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा। 43वां प्रश्न है, कुछ समुद्रीय जंतु एवं कीट अंधेरे में अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं। इस परिघटना को क्या कहते हैं? इसका आंसर है फास्फोरेंस और बायोल्यूमिनिसेंस। बायोल्यूमिनिसेंस। फास्फोरेंस और बायोल्यूमिनिसेंस। तो ये आप जरूर याद रखें। 44वां प्रश्न है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट कहाँ अवस्थित है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट कहाँ अवस्थित है? तो इसका आंसर है नई दिल्ली में। आंसर इसका नई दिल्ली में। 45वां प्रश्न है, किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी यानी कि डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया? आंसर है इसका अर्नीज नैश ने। अर्नीज नैश ने। 46वां प्रश्न है, नेपाल एवं भारत में वन जीवन संरक्षण प्रयासों के रूप में सेव नामक एक नया संगठन प्रारंभ किया गया है। सेव का उद्देश्य किसका संरक्षण करना है? आंसर है इसका गिद्धों का। नेपाल एवं भारत में वन जीवन संरक्षण प्रयासों के रूप में सेव नामक एक नया संगठन प्रारंभ किया गया है। सेव का उद्देश्य जो है वो गिद्धों का संरक्षण करना है।
47वां प्रश्न है, मैनचेस्टर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने भू अभियंत्रण द्वारा पैसिफिक महासागर के ऊपर चमकीले बादल उत्पन्न कर ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने पर रोक लगाने का सुझाव दिया है। इसकी पूर्ति के लिए वातावरण में क्या छिड़का जाता है? आंसर है इसका सिल्वर लवण। आंसर है इसका सिल्वर लवण। 48वां प्रश्न है, भारत का जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र शीत मरुस्थल कहाँ स्थित है? भारत का जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र शीत मरुस्थल कहाँ स्थित है? आंसर है इसका हिमाचल प्रदेश में। आंसर है इसका हिमाचल प्रदेश में। 49वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। 50वां प्रश्न है, किसने तिब्बत पठार के ऊपर सन 2005 में ओजोन आभामंडल यानी कि ओजोन हेलो का पता लगाया था? तो आंसर है इसका G.W. कैंट मूर ने। G.W. कैंट मूर ने। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे YouTube चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्नों की तरफ। 51वां प्रश्न है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना वर्ष 1988 में की गई थी। इसे वैधानिक दर्जा कब प्रदान किया गया? आंसर है इसका 30 जनवरी 1992 को। 30 जनवरी 1992 को। 52वां प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को किया गया। इस समय कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? आंसर है इसका 14 बैंकों का। 14 बैंकों का। 53वां प्रश्न है, मुद्रा अवमूल्यन का क्या अर्थ है? मुद्रा अवमूल्यन का क्या अर्थ है? आंसर है इसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रयुक्त प्रमुख मुद्राओं की तुलना में मूल्य में गिरावट। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रयुक्त प्रमुख मुद्राओं की तुलना में मूल्य में गिरावट। आगे है दोस्तों हमारे पास 54वां प्रश्न, केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद है? केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद है, तो मद कौन सी आपसे ये पूछा गया है? तो आंसर है इसका ब्याज भुगतान। ब्याज भुगतान, ये आप जरूर याद रखें। 55वां प्रश्न है, भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते निर्धारित करने का आधार होता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। 56वां प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था में भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होगा? आंसर है इसका अवमूल्यन, डिवैल्यूएशन। डिवैल्यूएशन। भारतीय अर्थव्यवस्था में भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में अवमूल्यन का जो कदम है वो स्थिति सुधारने में सहायक होगा, तो अवमूल्यन हमें करना होगा। 57वां प्रश्न है, हेडलाइन मुद्रास्फीति को मापने के लिए भारत के मूल्य सूचकांकों में से कौन सा माना जाता है? आंसर है इसका थोक मूल्य सूचकांक। थोक मूल्य सूचकांक। 58वां प्रश्न है, स्टैगफ्लेशन क्या होता है? मंदी के साथ मुद्रास्फीति। मंदी के साथ मुद्रास्फीति। 59वां प्रश्न है। 59वां प्रश्न है, खुले बाजार की क्रियाएं किस नीति का अंग है? खुले बाजार की क्रियाएं ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है वो किस नीति का अंग है? आंसर है इसका मौद्रिक नीति का। मौद्रिक नीति का। 60वां प्रश्न है दोस्तों, किस एजेंसी के द्वारा भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता है? किस एजेंसी के द्वारा भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता है? आंसर है इसका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। दोस्तों आगे हमारे पास सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी से संबंधित प्रश्न। सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी से संबंधित प्रश्न। 61वां प्रश्न है, मनुष्य के आमाशय में अम्ल X उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। तो X जो है वो क्या है? तो इसका आंसर है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसे HCI अम्ल भी कहते हैं। 62वां प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाएं RBC कहाँ उत्पन्न होती है? तो इसका आंसर है अस्थि मज्जा में। किसको RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है? किसको RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है? प्लीहा को। 64वां प्रश्न है, मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। मनुष्य की रेड ब्लड सेल्स जो है उनका जो जीवन काल है वो 120 दिन का होता है। 65वां प्रश्न है, वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए कौन सी धातु प्रयोग की जाती है? तो आंसर है इसका एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। उपग्रह संचार के लिए कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयुक्त किया जाता है? आंसर है इसका सूक्ष्म तरंग। सूक्ष्म तरंग। उपग्रह संचार के लिए सूक्ष्म तरंग विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयुक्त किया जाता है, आप जरूर याद रखें। आगे हमारे पास ताजे पानी का हिमांक बिंदु क्या है? ताजे पानी जो है उसका हिमांक बिंदु क्या है? तो 0 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रॉकेट और जेट प्लेन की उड़ान किसके सिद्धांत का व्यवहारिक अनुप्रयोग है? आंसर है इसका रैखिक गति का संरक्षण। रैखिक गति का संरक्षण।
वायुयान के इंजन की प्रति मिनट परिक्रमण की संख्या मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? आंसर है इसका टैकोमीटर का। वायुयान के इंजन की प्रति मिनट परिक्रमण की संख्या जो है वो मापने के लिए टैकोमीटर का उपयोग किया जाता है। 70वां प्रश्न है, यदि प्रतिबिंब सीधा हो और छोटा है और दर्पण को चेहरे से दूर ले जाने पर यह सीधा रहता है तो दर्पण कौन सा है? दर्पण होता है कौन सा? तो आंसर इसका उत्तल। यदि प्रतिबिंब सीधा और छोटा है और दर्पण को चेहरे से दूर ले जाने पर यह सीधा ही रहता है तो दर्पण उत्तल दर्पण होता है। तो यह जो दर्पण है ये उत्तल दर्पण होता है। आगे दोस्तों हमारे पास शिक्षा एवं बाल मनोविज्ञान से संबंधित प्रश्न। 71वां प्रश्न है, कौन सा उपागम अशांतकारी व्यवहार संबंधी विकार वाले बच्चों के साथ व्यवहार करने के लिए बच्चे को उसके आसपास के लोगों और सामाजिक संस्थाओं के साथ अंतःक्रिया करने का सुझाव देता है? आंसर है इसका पर्यावरणीय। 72वां प्रश्न है, उपलब्धि अभिप्रेरणा है। उपलब्धि अभिप्रेरणा है चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति। चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति। 73वां प्रश्न है, किस अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रिया पूर्ण विकसित हो चुकती है? तो आंसर है इसका 8 अथवा 9 वर्ष। 8 अथवा 9 वर्ष की अवस्था में। ये आप जरूर याद रखें ये प्रश्न कि 8 से 9 वर्ष की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रिया जो है वो पूर्ण विकसित हो चुकी होती है। 74वां है कि वे शिक्षार्थी जो संबंध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है निष्पादन उपागम अभिविन्यास। निष्पादन उपागम अभिविन्यास। वे शिक्षार्थी जो संबंध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है निष्पादन उपागम अभिविन्यास। तो ये आप जरूर याद रखें। 75वां प्रश्न है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं एवं घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है? आंसर है इसका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। 76वां प्रश्न है, किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? आंसर है इसका किशोरावस्था में। किशोरावस्था में। अभिवृत्ति है, आंसर है इसका एक भावात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है। तो अभिवृत्ति है कि एक भावात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है। 78वां प्रश्न है, गणित में अधिगम निर्योग्यता का आंकलन किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है? तो आंसर है इसका निदानात्मक परीक्षण। निदानात्मक परीक्षण। 79 प्रश्न है दोस्तों, किसने सामूहिक अचेतन का समप्रत्यय दिया था? किसने सामूहिक अचेतन का समप्रत्यय दिया था? आंसर है इसका युंग ने। 80वां प्रश्न है, एक बच्चा कहता है धूप में कपड़े जल्दी सूखते हैं, वह कौन सी समझ को प्रदर्शित कर रहा है? तो आंसर है इसका कार्यकरण को। कार्यकरण को। ये भी आप जरूर याद रखें। खेलकूद से संबंधित प्रश्न। 51वां प्रश्न है, 3 सेकंड खेल से संबंधित शब्दावली है बास्केटबॉल। 3 सेकंड खेल से संबंधित शब्दावली है बास्केटबॉल। 52वां प्रश्न है, ईरानी कप का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से। अपर कट किस खेल से संबंधित शब्दावली है? बॉक्सिंग से। खो खो में कितनी क्रॉस लाइन होती है? 8। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय जो खेल है वो क्या है? आंसर है इसका बेसबॉल। एग्रीकल्चर शॉट किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। चाइनीज कट किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। द वर्ल्ड बीनीथ हिज फीट किसकी जीवनी है? द वर्ल्ड बीनीथ हिज फीट किसकी जीवनी है? तो आंसर है इसका पुलेला गोपी चंद की। पुलेला गोपी चंद की। तो ये आप जरूर याद रखें। स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक किसने जीता? आंसर है इसका के.डी. जाधव ने। के.डी. जाधव ने 1952 के समर ओलंपिक में रेसलिंग में पदक जीता था। तो ये आप जरूर याद रखें। 100वां प्रश्न है, वाली समेत सर्विस शब्द किस खेल से संबंधित है? लॉन टेनिस से। वाली समेत सर्विस शब्द जो है वो लॉन टेनिस से संबंधित शब्द है। दोस्तों आगे हमारे पास कृषि से संबंधित प्रश्न। 101 प्रश्न है दोस्तों, एटीपी चक्र प्रतिपादित किया था लिपमैन ने। एटीपी चक्र प्रतिपादित किया था लिपमैन ने। विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है थाईलैंड। मृदा का सर्वाधिक वायु द्वारा कटाव किस राज्य में होता है? राजस्थान में।
मृदा का सर्वाधिक जल द्वारा कटाव किस राज्य में होता है? पश्चिम बंगाल में। तो वायु द्वारा जो कटाव है वो सर्वाधिक मिट्टी का वो जो होता है राजस्थान में होता है, और जल द्वारा जो कटाव है मिट्टी का वो सर्वाधिक होता है पश्चिम बंगाल में। तो ये आप दोनों ही प्रश्न याद रखें। 105 प्रश्न है, न्यू लीफ किसकी एक किस्म है? आलू की। पादप एनाटॉमी के पिता कहलाते हैं ग्रेव। पादप एनाटॉमी के जो पिता है वो कहलाते हैं ग्रेव कहलाते हैं। 107 प्रश्न है, तंबाकू की प्रथम संकर किस्म है? तो आंसर है इसका GTH1। GTH1 तंबाकू की प्रथम संकर किस्म जो है उसका नाम है GTH1। ये आप जरूर याद रखें। ब्रोकली का वानस्पतिक नाम है बी ओलेरेसिया वार इटालिका। बी ओलेरेसिया वार इटालिका। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों आगे हमारे पास है 119वां प्रश्न, हाइट आइसिकल एक प्रजाति है मूली की। प्याज किस कुल से संबंधित है? अमेरिलिडासी। अमेरिलिडासी ये आप जरूर याद रखें। प्याज जो है वो अमेरिलिडासी कुल से संबंधित है। आगे हमारे पास प्रश्न है कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित। तो कंप्यूटर से संबंधित हमारा 111वां प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डैश आप का चयन करके पूर्व निर्धारित उपांत व्यवस्थाओं को अनुकूलित कर सकते हैं या चुन सकते हैं? तो आंसर है इसका लेआउट बड़ा है मार्जिन से। लेआउट बड़ा है मार्जिन से। 112वां प्रश्न है, MS पावर पॉइंट में आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आपकी कंपनी का प्रतीक चिन्ह यानी कि लोगो किसी प्रदत्त वस्तुतिकरण में सभी स्लाइड्स के ऊपरी दाएं कोने पर दिखाई दे। ऐसा करने के लिए आपको किस व्यू का प्रयोग करना होगा? तो आंसर है इसका स्लाइड सॉर्टर का। स्लाइड सॉर्टर का। स्टार टोपोलॉजी में कंप्यूटरों को संयोजित करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? आंसर है इसका हब का। 114वां प्रश्न है, सीपीयू का वह भाग जिसमें सर्किटरी लगा होता है और जो संग्रहित प्रोग्रामों को पूरा करने या निष्पादित करने के लिए पूरे कंप्यूटर सिस्टम को निर्देशित करने के लिए विद्युत संकेत का प्रयोग करता है, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर है इसका कंट्रोल यूनिट। आंसर है इसका कंट्रोल यूनिट। 115वां प्रश्न है, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ है बहुत से प्रोग्रामों का एक साथ संचालन किया जा सकता है। 116वां प्रश्न है दोस्तों, डैश को काम करते रहने के लिए लगातार विद्युत आपूर्ति की आवश्यकता पड़ती है। लगातार विद्युत आपूर्ति बनी रहने के कारण इसके अंदर भंडारित किए जाने वाले डेटा को याद रखने के लिए रिफ्रेश नहीं करना पड़ता है। हालांकि यह एक अस्थिर मेमोरी होती है, जिसका अर्थ है कि एक बार विद्युत आपूर्ति बाधित होने पर इसमें भंडारित सारा डेटा लुप्त हो जाता है। तो आंसर है इसका SRAM। SRAM को काम करते रहने के लिए लगातार विद्युत आपूर्ति की आवश्यकता पड़ती है। लगातार विद्युत आपूर्ति बनी रहने के कारण इसी के अंदर भंडारित किए जाने वाले डेटा को याद रखने के लिए रिफ्रेश नहीं करना पड़ता है। हालांकि यह एक अस्थिर मेमोरी होती है, जिसका अर्थ है कि एक बार विद्युत आपूर्ति बाधित होने पर इसमें भंडारित सारा डेटा लुप्त हो जाता है। 117वां प्रश्न है, TCP का पूर्ण रूप क्या है? आंसर है इसका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। बैंकों में चंकों को संसाधित करने के लिए बैंक कौन सी निविष्ट तकनीक का प्रयोग करते हैं? आंसर इसका MICR। MICR। क्रोम, सफारी और ओपेरा के बीच क्या समानता है? ये सभी हैं वेब विचरक यानी कि वेब ब्राउजर्स। वेब ब्राउजर्स। 120वां प्रश्न है दोस्तों, क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और रैंकिंग शब्द संबंधित है खोजी इंजन यानी कि सर्च इंजन से। क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और रैंकिंग जो शब्द हैं ये संबंधित हैं खोजी इंजन यानी कि सर्च इंजन से। दोस्तों आगे हमारे पास विविध से संबंधित प्रश्न 121वां प्रश्न है, मदर टेरेसा द्वारा संस्थापित धर्म संघ कहलाता है मिशनरीज ऑफ चैरिटी। मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ कहलाता है मिशनरीज ऑफ चैरिटी। 122वां प्रश्न है, भारत में नाट्य शास्त्र की सबसे प्रसिद्ध और प्राचीन पुस्तक है? आंसर इसका भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र। 123वां प्रश्न है दोस्तों हमारे सामने, भारत का सबसे पुराना थिएटर है? तो आंसर इसका लफेद फायर, जो कि प्लासी की लड़ाई से पहले ही भारत में पहला यूरोपीय थिएटर शुरू किया गया था। और दूसरा थिएटर जो है वो 1795 में खोला गया, जिसका नाम सफेद फायर था। जिसका नाम सफेद फायर था।
124वां प्रश्न है इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन इप्टा की स्थापना कब की गई? तो आंसर है इसका 1943 में। प्रसिद्ध चित्रकार विंसेंट विलियम वैन गो किस देश के थे? आंसर है इसका नीदरलैंड के। राजा हरिश्चंद्र फिल्म के निर्माता थे दादा साहब फाल्के। दादा साहब फाल्के। 127वां प्रश्न है भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आंसर है इसका मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की स्थापना की गई थी, आप जरूर याद रखें। 128वां प्रश्न है गुंदेचा भाई किस संगीत कला से संबंधित है? आंसर है इसका ध्रुपद। उस्ताद अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तबला से। दोस्तों ये हमारा अंतिम प्रश्न है सार संग्रह में। विष्णु के अवतारों में से एक कला में महासागर से पृथ्वी को लाने के लिए रूप में दर्शाया गया है, वह कौन सा अवतार है? तो आंसर है इसका वराह। विष्णु के अवतारों में से एक कला में महासागर से पृथ्वी को लाने के रूप में दर्शाया गया है, तो वह अवतार है वराह। दोस्तों इसी अंतिम प्रश्न के साथ सार संग्रह हमारा पूरा होता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।